Friends, welcome you all in accountancy class. And my dear students, in the last lecture we discussed about what is liabilities and classification of liabilities. And today we will discuss about what is assets and classification of assets and some other interesting terms. So student, let's start the lecture with the meaning of assets. तो अगर स्टूडेंट आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि एसेट्स क्या होते हैं। चलो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस की या तो प्रॉपर्टी होती है या बिजनेस के पोजेशन में होती है उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट? एसेट्स बोला जाता है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं एनीथिंग विच will enable a business to get cash or benefits in future. तो स्टूडेंट कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को इन फ्यूचर या तो कैश प्रोवाइड करवाए या जिससे बिजनेस को बेनिफिट हो उसे आप क्या बोलते हो? एसेट्स बोलते हो। इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। एग्जांपल पे आप कह सकते हो अगर स्टॉक है आपके पास तो स्टॉक किसका एग्जांपल है स्टूडेंट? एसेट्स का। कैसे? अगर आप बिजनेसमैन हो और आपके पास स्टॉक है और आप स्टॉक को सेल करते हो तो स्टॉक को सेल करने से आपको क्या रिसीव होगी? ऑब्वियसली कैश। तो ये भी क्या है? एक एसेट्स है अपने बिजनेस के लिए। इसके अलावा मशीनरी। तो स्टूडेंट मशीनरी है एक बिजनेसमैन के पास तो ऑब्वियसली उसकी क्या मानी जाती है? एसेट मानी जाती है। क्यों? मशीन को हम काफी लंबे समय तक बिजनेस में यूज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन को सेल करने से हमें कैश मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए मशीनरी को भी क्या बोला जाता है? एसेट्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट ये कुछ नॉमिनल सी बात थी एसेट्स को लेके, एसेट्स का क्या मीनिंग होता है। अब मैं आपको एसेट्स को लेके एक डेफिनेशन का एनालाइज करवाऊंगा। ये जो डेफिनेशन है आपको प्रोवाइड करवाई है प्रोफेसर R.N. एंथनी। हम इस डेफिनेशन को ध्यान से एनालाइज करेंगे जिससे आपको एसेट्स का जो मीनिंग है बहुत ही अच्छे से समझाएगा। तो R.N. एंथनी का क्या मानना है कि एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट मिजरेबल मनी कॉस्ट। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं बच्चे कि एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज resources owned by business which are acquired at miserable money cost। तो स्टूडेंट R.N. एंथनी का क्या मानना है? एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस व्हिच आर एक्वायर्ड एट मिजरेबल मनी कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन से आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानने हैं एसेट्स के। सबसे पहले आपने क्या नोट करना है? एसेट जो होते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या रहते हैं? वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अगर आपके पास कुछ ना कुछ एसेट्स है तो ऑब्वियसली उनकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी? वैल्यू रहेगी। इसके अलावा एसेट्स आर ओन्ड बाय बिजनेस। अगर कोई एसेट्स आपके पास है, मैंने अभी भी बताया जो भी एसेट होती है वो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस के पोजेशन में रहती है। और लास्ट एसेट्स आर एक्वायर्ड एट मिजरेबल मनी कॉस्ट। जब आप एसेट को एक्वायर्ड करते हो तो स्टूडेंट एक्वायर्ड का मतलब होता है आप जब किसी चीज को रिसीव करते हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट चुकानी पड़ती है और वो कॉस्ट आपको क्या करनी है? हमेशा मनी में मेजर करनी आनी चाहिए, तभी आप एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड कर पाओगे ना। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसको आप मनी में मेजर कर सके। तो ये थी एसेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने चेक करना है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम मशीनरी का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स।
अब देखते हैं क्या मशीनरी में तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी आपको बताई क्या उसमें लाई करती हैं। क्या मशीन की कोई वैल्यू होती है? ऑब्वियसली अगर आपके पास मशीन है वो वैल्यूलेस तो हो नहीं सकती, उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है। इसके अलावा ओन्ड बाय बिजनेस, अगर आपके पास कोई मशीन है तो ऑब्वियसली वो आपके पोजेशन में है, उसके मशीन पे आपकी क्या है, पूरी पूरी अथॉरिटी है। इसके अलावा मेजरेबल मनी कॉस्ट, जब आप मशीन को एक्वायर्ड किया था तो आपने मानो 10 लाख रुपए जब मशीन को क्या किया एक्वायर्ड, तो इसको आप मनी में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो एसेट्स क्या होते हैं, वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो बिजनेस के द्वारा ओन्ड होते हैं और जिसको आप मेजरेबल मनी कॉस्ट पे क्या करके लाते हो, परचेज करके लाते हो। अब स्टूडेंट हम एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे कि एसेट्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे। एसेट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ये देखिए आप। कुछ एसेट्स स्टूडेंट नॉन करंट एसेट्स मानी जाती है और कुछ एसेट्स को स्टूडेंट्स करंट एसेट्स माने जाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझें कि नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है। नॉन करंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस। तो स्टूडेंट ऐसी एसेट जिनका बिजनेस कंटिन्यू यूज करता है काफी लंबे समय तक, एंड दे आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड जनरेटिंग सर्विस। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उन एसेट्स का यूज करते हो, या सर्विस का बिजनेस है तो आप सर्विस भी जनरेट कर सकते हो। और दीज आर नॉट मीड फॉर रीसेल, आप इनको रीसेल नहीं करते हो जब तक कि ये स्क्रैप वैल्यू ना आ जाए इनकी, या फिर ये ज़्यादा पुरानी ना हो जाए, ऑब्सोलेट ना हो जाए, इनको आप काफ़ी लंबे समय तक क्या करते रहते हो, यूज करते रहते हो। तो इसकी जो एग्जाम्पल है मैं आपको बताता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग। तो स्टूडेंट आप सपोज करो एक बिजनेसमैन है, वो लैंड एंड बिल्डिंग का काफ़ी टाइम तक यूज करता रहता है। आपको पता है क्या वो ऐसा होता है कि 2 मंथ के बाद ही लैंड या बिल्डिंग को क्या करते, सेल करते? नहीं, ये बिजनेस एक्टिविटी में हमेशा लंबे समय तक काम करते रहते हैं। इसके अलावा मशीनरी, तो आप मशीन भी अगर बिजनेस में परचेज करते हो, क्या आप 1 साल या 2 साल के बाद मशीन को रीसेल कर देते हो? नहीं, आप इस मशीन से प्रोड्यूसिंग की जो या फिर प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है वो आप परफॉर्म करते हो। तो आप देख सकते हो नॉन करंट एसेट्स वो होती है जिनको आप लंबे टाइम तक यूज करते रहते हो। और ये जो एसेट्स है स्टूडेंट, इनको फिक्स एसेट भी बोला जाता है। आप देख सकते हो इनका जो नेचर होता है फिक्स एसेट्स होती है। अब फिक्स एसेट्स को भी आगे आप क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। मैं बताता हूँ फिक्स एसेट को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। पहला जो पार्ट रहेगा फिक्स एसेट्स के लिए आपका टेंजिबल एसेट्स। कुछ फिक्स एसेट टेंजिबल होती है स्टूडेंट और कुछ इनटेंजिबल होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप ये समझे कौन टेंजिबल का मतलब क्या है और इनटेंजिबल का मतलब क्या है। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, एंड व्हिच हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो स्टूडेंट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उनको क्या बोला जाता है, टेंजिबल एसेट्स। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको मशीनरी का, तो मशीनरी को हम टेंजिबल एसेट्स में रख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मशीन को आप देख सकते हो, छू सकते हो, और मशीनरी की क्या होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस की होती है। और फिर इंटेंजिबल का क्या मतलब है, तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच और व्हिच डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, और जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसको हम ना तो सीन कर सकते हैं और ना ही हम इसको टच कर सकते हैं। तो ये जो एसेट होती है स्टूडेंट वो कौन सी होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी आ गई जिसको हम देख ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि गुडविल, गुडविल किसका एग्जांपल है, इंटेंजिबल एसेट का। अब गुडविल कैसे है, गुडविल होता क्या है, तो स्टूडेंट गुडविल में आपको बता दूं, रेपुटेशन और कनेक्शन अर्न बाय ए बिजनेस। अगर किसी बिजनेस की रेपुटेशन है तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है अदर बिजनेस से काफी ज्यादा होती है, उसी को क्या बोला जाता है, गुडविल। तो जो रेपुटेशन होती है उस रेपुटेशन की वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप भी कोई गुड्स परचेज करने जाते हो
आप कौन सी शॉप पे जाते हो, उस शॉप पे जाते हो जो आपको रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के गुड्स क्या करवाएं, प्रोवाइड करवाएं। और आपके शहर या कोई भी एरिया में कोई ना कोई ऐसी शॉप जरूर होती है जिसकी गुडविल अदर शॉपकीपर से काफी ज्यादा रहती है और आप भी बार बार उसी के पास जाते हो। क्या फिर आप गुडविल को देख पाते हो? और कुछ शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो सेम गुड्स में डीलिंग्स करते हैं, बट एक शॉपकीपर की गुडविल दूसरे से क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो ये गुडविल हमारी क्या मानी जाती है, इनटेंजिबल एसेट। इनको हम देख तो नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं आपको ही पता है गुडविल की वजह से हमें बिजनेस में काफी ज्यादा एडवांटेज होते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों ने कॉपीराइट के बारे में सुना होगा कि कॉपीराइट, कुछ राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बुक्स का कॉपीराइट करवा लेते हैं। कि कॉपीराइट आप करवा लेते हो तो आपकी बुक्स का जो कंटेंट होता है वो कोई भी यूज नहीं कर पाता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे इंटेंजिबल एसेट्स जिनको आप आराम से समझ सकते हैं, और ये थे आपके टेंजिबल जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स रहते हैं आपके। और जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन्हें क्या बोला जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करंट एसेट्स के बारे में जानेंगे कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और कैसे आप करंट एसेट को नॉन करंट एसेट से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। तो आप कह सकते हो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेड फॉर सेल, और यू कैन से दैट मैनेजमेंट ऑलवेज कन्वर्ट दीज एसेट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो स्टूडेंट करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको आप बिजनेस में रीसेल भी कर देते हो, या फिर मैनेजमेंट हमेशा यही चाहती है कि इन एसेट्स को हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, कैश में कन्वर्ट कर सकें। उन एसेट्स को क्या बोला जाता है, करंट एसेट्स। तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं करंट एसेट्स के, जो सबसे पहले क्या है कि इनको आप बिजनेस में रीसेल कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स में ऐसा नहीं था, आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते थे, पर करंट एसेट को आप क्या कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं और इसकी फीचर बताऊं, आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो कैश में और विद इन 1 ईयर। तो इन फीचर से आप पहचान सकते हो कौन सी एसेट करंट एसेट्स होती है और कौन सी नॉन करंट होती है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो स्टॉक को आप करंट एसेट्स मानते हो। क्यों स्टॉक को करंट एसेट क्यों माना जाता है स्टूडेंट्स? अगर आप बिजनेसमैन हो और आपके पास काफी स्टॉक पड़ा है गुड्स का, क्या आप उसको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करना चाहोगे? अगर आप कैश में कन्वर्ट करोगे, जो स्टॉक होता है उसको 1 साल के अंदर सेल करोगे, तभी आपको कैश रिसीव होगी स्टूडेंट, तभी आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलेंगे। इसके अलावा और कौन सी ऐसी एसेट होती है जिसको करंट एसेट माना जाता है? डेब्टर्स। जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे उनको डेब्टर्स के बारे में पता होगा। डेब्टर्स कौन होते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट। अगर आप बिजनेसमैन हो और आप किसी पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड करवाते हो और आपने जो अमाउंट रिसीव करनी होती है उस पर्सन से, वो पर्सन आपका क्या बन जाता है, डेब्टर, जिनसे आपने अमाउंट रिसीव करनी है। मैंने अभी भी एसेट्स के फीचर आपको बताई थी। अगर कोई ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में कैश या बेनिफिट प्रोवाइड करवाए, उसे क्या माना जाता है, एसेट्स। तो डेब्टर भी कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में क्या प्रोवाइड करवाते हैं, कैश, इसलिए इन्हें क्या माना जाता है, करंट एसेट। अगर आप किसी पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हो, क्या आप उनसे जो मनी रिसीव करनी है 1 साल के अंदर नहीं करोगे? तो ये जो डेब्टर्स होते हैं, आप भी यही चाहोगे एज ए मैनेजमेंट कि हमें जो डेब्टर से अमाउंट रिसीव करनी है, जल्दी से जल्दी हम उसे क्या करें, कैश में कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट ये थी करंट एसेट। इसको आप शॉर्ट लिव्ड एसेट भी कह सकते हो। करंट एसेट का जो दूसरा नेम होता है स्टूडेंट, वो कौन सा होता है, शॉर्ट लिव्ड एसेट। और इसके अलावा इसको आप एक्टिव एसेट भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी करंट एसेट। तो आपने आज जाना कि एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, इसके अनदर नेम क्या है, नॉन करंट एसेट को हम दोबारा फर्दर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सभी के सभी कंसेप्ट आपको होने चाहिए। और अब हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो एक एसेट्स का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब जो एसेट आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नेम है स्टूडेंट फैक्टिशियस एसेट। तो स्टूडेंट जो फैक्टिशियस वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है हिंदी में, इसे काल्पनिक बोला जाता है। तो ऐसी कौन सी एसेट होती है जो काल्पनिक होती है? तो आपको मैं बता दूं, ये एसेट होती है, इनके ना तो हमें फ्यूचर में कुछ कैश मिलता है और ना ही हमें कोई बेनिफिट्स मिलते हैं स्टूडेंट।
तो अब क्वेश्चन राइज होता है इन एसेट क्यों माना जाता है, तो इसीलिए इनका नाम जो रखा जाता है फैक्टिशियस एसेट रखा जाता है स्टूडेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्यों हम इसे एसेट साइड लिखते हैं। मान लो आप अगर एज ए बिजनेसमैन अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, और एडवर्टाइजमेंट पे आपने जो कॉस्ट या मनी स्पेंड की वो कितने की 5 लाख रुपीज। अगर आप जिस साल में ऐड करवाते हो और इस 5 लाख को प्रॉफिट के अगेंस्ट आप चार्ज करते हो, ऑब्वियसली उस साल आपको लॉस भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको उस साल प्रॉफिट मिला 2 लाख रुपीज और आपने एडवर्टाइजमेंट पे कितने रुपीज स्पेंड किए 5 लाख, तो कहीं ना कहीं आपको 3 लाख का क्या रहेगा स्टूडेंट, लॉस रहेगा। तो इस अमाउंट को आप क्या करते हो, एडजस्ट कर देते हो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। जैसे आपको ये 5 लाख की ऐड कराई और आपने ये एस्टिमेट लगाया, जो आपने 5 ईयर्स की ऐड की, सॉरी जो आपने 5 लाख की ऐड करवाई, उसका जो बेनिफिट मिलेगा आपको 5 साल तक मिलेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो पर ईयर आपको कितने रुपीज की स्पेंड आएगा, 1 लाख रुपीज। आपको हर साल कितना एक्सपेंडिचर काउंट कर सकते हो, 1 लाख रुपए। और अगर मैं यहाँ से पहले साल 1 लाख रुपीज क्या करूँ, प्रॉफिट में से लेस करूँ, तो कहीं ना कहीं आपको उस साल 1 लाख क्या हो सकता है, प्रॉफिट। तो इस अमाउंट को हम एडजस्ट करते हैं, जो अमाउंट हम एडजस्ट कर लेते हैं उसको हम प्रॉफिट में से राइट ऑफ कर देते हैं, और जो अमाउंट हमारे पास पेंडिंग है उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आपकी फैक्टिशियस एसेट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी की सभी एसेट्स अच्छे से समझाई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको कुछ और टर्म्स बताऊंगा, फिर हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए वंडरफुल।